नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से बड़ी खबर आपको दे, मैट्रिक का आज जारी होगा रिजल्ट। जी हां, दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब बिहार बोर्ड कार्यालय से ये रिजल्ट जारी होने वाला है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिल की धड़कनें आज तेज है सभी विद्यार्थियों की, क्योंकि मेहनत जो उन्होंने की और आज नतीजों का दिन, इंतजार 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। 15.85 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 8,18,122 छात्राएं शामिल, 7,67,746 छात्र शामिल हुए थे परीक्षा में। और न्यूज 18 ने भी रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है। न्यूज 18 पर सबसे पहले आप रिजल्ट देख सकते हैं। मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बताएं कि अब से कुछ दिन पहले इंटर का भी रिजल्ट सामने आया था और बेटियों ने परचम लहराया था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी मैट्रिक का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। न्यूज 18 पर भी आप सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं। न्यूज 18 ने विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की है कि वो अपने रिजल्ट को वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक का आज रिजल्ट जारी होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे जारी होगा रिजल्ट। जहां पे होंगी 12 बजे जब मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जाहिर सी बात है, लाखों छात्रों ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा दी है और अब परिणाम आने का दिन है। और आज 12 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें ए सिद्धार्थ, आनंद किशोर और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहेंगे। और इस बार रिजल्ट को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लगभग 15,85,000 स्टूडेंट इस बार परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिसमें 8,18,000 के आसपास छात्राएं हैं और 7,67,000 के आसपास छात्र शामिल हैं। जाहिर सी बात है, लाखों की संख्या में छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था, तो जिसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी पुख्ता तैयारी की है। कहीं से कोई गड़बड़ी की आशंका न हो, इसको देखते हुए भी परीक्षा समिति ने पूरा एहतियात बरता है। और 12 बजे जब रिजल्ट जारी होगा तब छात्र छात्राओं को पता चलेगा कि उन्होंने जो परीक्षा दिया था उसका परिणाम क्या है। न्यूज 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाती आएगी और अगर आपको परिणाम जानना है तो आप न्यूज 18 देखते रहें, आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी और हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तो आप 12 बजे से आप न्यूज 18 पर आएँ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो रिजल्ट जारी करेगा उसके बाद उसकी पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इस खबर पर हमारी नजर होगी। आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हुए बात छात्र संघ चुनाव की कर लेते हैं। जो बड़ी खबर है पटना से, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। 8 बजे से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा और 4 बजे से मतगणना के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव शुरू हो चुका है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना कॉलेज की तस्वीर, जहां पे 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 2 बजे तक चलेगी और 4 बजे से मतगणना का कार्य भी चलेगा। इस वक्त पुलिस के जवान जो हैं, अधिकारी हैं, तैनात हैं यहाँ पे और एक एक चीज़ की निगरानी रखे हुए हैं। चूंकि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी झगड़े की भी खबर आई थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है और इस वक्त हम आपको पटना कॉलेज के सेंटर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो मतगणना के जो अधिकारी, मतदान के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में छात्रों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस वक्त हम आपको छात्रों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और 4 बजे से जब मतगणना का कार्य शुरू होगा तो उसके बाद किसे जीत मिली किसे हार मिली उसकी भी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस चुनाव में ABVP, NSUI, छात्र राजद, आइसा,
सहित कई और दूसरे छात्र संगठन के लोग हैं, वो भी अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के से निकले छात्र कई ऐसे बिहार के दिग्गज नेता हुए जिन्होंने सिर्फ बिहार बल्कि देश में भी अपना छाप छोड़ा है, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता हुए, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता हुए। जाहिर सी बात है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अपना खासा महत्व है। खासकर चुनावी साल है, चुनावी साल में माना जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में बिहार के तमाम जिलों से छात्र पढ़ने आते हैं। तो युवा वोटरों का मिजाज क्या है, बहुत कुछ इससे भी उसका इशारा मिलेगा। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी और लगातार छात्र पटना सिटी में वोट डालने पहुंच रहे हैं और 4 बजे से मतगणना का कार्य भी शुरू होगा। तो किसे जीत मिली, किसे हार मिली, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पुलिस भी पूरी तरीके से चौकस है, पूरी तरीके से चौकन्ना है ताकि जो वोटिंग की प्रक्रिया है और जो मतगणना कार्य है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात सियासी खबरों की कर लेते हैं। अमित शाह का बिहार दौरा है। आज से बिहार दौरे पर अमित शाह होंगे। एक अड़े मार्ग में सीएम से मिलेंगे शाह। आपको बताएं कि चुनाव से पहले बेहद खास मुलाकात होने जा रही है। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं बिहार और आज ही शाम को बीजेपी नेताओं के साथ मैराथन बैठक उनकी होगी। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 30 मार्च को गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश हाई दिखाई दे रहा है। इस दौरे को लेकर काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। चुनाव से पहले बेहद खास मुलाकात होगी नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की। शाम को बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी जिसमें चुनावी रणनीति तैयार करते हुए यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह को आप देख पाएंगे। कार्यक्रम उनका क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए 29 मार्च का कार्यक्रम है कि रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी एमपी एमएलए और पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। इसके अलावा आपको बताएं 30 मार्च का जो कार्यक्रम है वो आप समझ सकते हैं। बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक होगी। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये 29 मार्च का कार्यक्रम, जब रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी एमपी एमएलए और पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। जबकि 30 मार्च की अगर हम बात करें तो दोपहर 12:30 बजे गोपालगंज वो पहुंचेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम 29 और 30 के बीच में होने जा रहा है। जो कार्यक्रम हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस दौरे को लेकर लगातार तैयारियां हो रही थी। कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि आखिर किस तरीके से इस जनसभा को सफल बनाना है, उसको लेकर भी लगातार मीटिंग का दौर देखने को मिला। अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं जिसके बाद बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई है। 2 दिनों तक अमित शाह बिहार में रहेंगे और इस दौरान उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है। इस वक्त हम आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा हलचल रहने वाली है और बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। आज 7:30 बजे के आसपास भाजपा के जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक एवं पदाधिकारी हैं, उनके साथ अमित शाह महत्वपूर्ण बैठक करेंगे भाजपा कार्यालय में। जाहिर सी बात है जितने भी सांसद, विधायक हैं और पदाधिकारी हैं उनके साथ जब महत्वपूर्ण बैठक होगी अमित शाह की तो उसमें कई सारी जानकारियां सामने आ सकती है। उन्हें कई फीडबैक महत्वपूर्ण मिल सकते हैं। विधायक और सांसद उन्हें क्या जानकारी देंगे ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और अमित शाह उन्हें क्या टिप्स देते हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जो रात में लगभग 9 बजे से शुरू होगा और यही भाजपा कार्यालय में ही वो बैठक भी होगी जो लगभग 9 बजे के आसपास शुरू होगा। तो आज भाजपा कार्यालय में बहुत कुछ चहल पहल रहने वाली है और ये दोनों बैठक बिहार में बीजेपी के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है चूंकि बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में अब लग चुका है और उसके नेता भी लगातार चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अमित शाह के इस दौरे के बाद पार्टी के पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों के साथ साथ जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद 30 मार्च को लगभग 800 करोड़ से अधिक विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे जो सुबह में लगभग 10:30 बजे के आसपास बापू सभागार में किया जाएगा। और उसी के बाद 30 तारीख को ही दोपहर 12 बजे के आसपास गोपालगंज में एक बड़ी जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। और उसी दिन शाम 3 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी जो एक अन्य मार्ग में होगी जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के जो तमाम बड़े घटक दल के नेता हैं वो उस बैठक में महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं
वो एक साथ पहली बार इस चुनावी साल में बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात उसमें कई तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनानी है, कैसे अपने विरोधियों पर हावी होना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। तो आज और कल 2 दिन बिहार में राजनीतिक हलचल बेहद तेज है और इस पर न सिर्फ सत्ताधारी दल के बल्कि विरोधियों की भी नजर है कि अमित शाह इस 2 दिनों में जब आते हैं तो क्या कुछ सियासत होती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से एनडीए के नेता उत्साहित हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एनडीए के शासन में बिहार का गौरव बढ़ा है। और प्रधानमंत्री का मिशन तो हमेशा देश की उन्नति और प्रगति होती है और बिहार, हम लोग धन्य हैं कि बार बार बिहार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आते हैं। एक समय था जब दिल्ली में बैठा हुआ नेता बिहार की सुधि तक नहीं लेता था, लेकिन आज बिहार का गौरव बढ़ा है, एनडीए के शासन में बिहार का महत्व बढ़ा है। तो इस दौरे को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। बिहार दौरे के अमित शाह के जो बिहार दौरे की बात की जाए तो बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सारण के बीजेपी प्रभारी हैं अनूप लाल श्रीवास्तव, उन्होंने गोपालगंज सीट से अपना दावा भी ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब अमित शाह आए थे तब उन्होंने दावेदारी पेश की थी, लेकिन तब उन्होंने उनको बिठा दिया था। आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री, और वो 2015 में भी आए थे यहाँ और फिर चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो 25 में होने वाला है और 15 में मैं दावेदार था, चुनाव लड़ रहा था। अमित शाह जी के निर्देशन में मैं चुनाव से वापस हुआ और उन्होंने वादा किया था कि समय आने पर आपकी चिंता होगी। मुझे विश्वास है कि आ रहे हैं अमित शाह जी, निश्चित रूप से जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। वहीं गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री कृष्ण नंद पासवान ने अमित शाह की सभा की तैयारी लगातार करते हुए कई बैठकें भी की। मोतिहारी में कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। इस साल विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 से ज्यादा सीट मिल सकती है। 225 पार करेगी एनडीए जी। कितने लोगों के आने की संभावना है? उसमें 2.5 लाख लोगों की आने की संभावना है। 2.5 लाख का टारगेट है और हम समझते हैं 2.5 लाख से बढ़ भी जाए। आप तैयार हैं चुनाव? पूरा का पूरा तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता दल यू और फिर हम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आपका उपेंद्र जी का रालोसपा, जितने पार्टी हमारे 5 पार्टी के लोग कमर कसकर तैयार हैं चुनाव के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर औरंगाबाद से, जहां नरमुंड मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। संतान के लिए नरबली दी गई। संतान के लिए सुधीर पासवान नाम के एक शख्स से तांत्रिक रामाशेष के कहने पर गुलाब बिगहा निवासी युगल यादव की बलि दे दी गई। बलि देने के बाद सिर को गेहूं के खेत में गाड़ दिया गया। बाकी शव को होली के समय होलिका दहन के लिए लगने वाली आग में डालकर जला दिया गया। इसमें तांत्रिक और सुधीर पासवान को 5 और लोगों के साथ गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। पुलिस ने उस फरसे को भी बरामद कर लिया है जिससे युगल यादव की बलि दी गई थी। देखिए, कल दिन भर इस मामले पर चर्चा हुई, गुत्थी सुलझाने की कोशिश हो रही थी और अब पुलिस ने कई खुलासे इस मामले में किए हैं। नर बलि दी गई, संतान प्राप्ति के लिए अंधविश्वास का ये खेल खेला गया। व्यक्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था और उसके लिए एक रामाशीष रिकियासन एक तांत्रिक है उस एरिया का, जिसने कहा कि हम तुमको बच्चा दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक नर बलि देनी पड़ेगी। यही उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया और उस प्लान बनाकर इन लोगों ने जो मृतक है, मृतक का नाम है युगल यादव, इसकी हत्या कर दी गई। इनके जो सर है उनको काट कर छुपा दिया गया। तो नरबली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि किस बात के लिए आधुनिक युग में हम जी रहे हैं? समाज में अंधविश्वास की बलि कब चढ़ेगी? आखिर ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? क्या ये अंधविश्वास के नाम पर अपराध नहीं है?
और ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। नरमुंड मामले में बड़े खुलासे हो चुके हैं। देखिए, लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों इस तरीके की चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं। समाज में अंधविश्वास की बलि कब चढ़ेगी, आखिर ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है। संजय, न्यूज 18 रिपोर्टर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कल दिन भर इस खबर पर हमने बात की, गुत्थी सुलझ चुकी है कि संतान प्राप्ति के लिए बलि दे दी गई। इस मामले में ताजा अपडेट जो है वो दर्शकों को बताइएगा। जी, अब ये मामला जो है तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके तहत इस मामले के जो 4 आरोपी हैं और एक नाबालिग आरोपी भी है, विधि निरुद्ध किया गया है उसे, और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि संतान नहीं होने की वजह से उन्होंने रामाश्री श्रीकियासन नाम के एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने एक नरबली की व्यवस्था करने की बात कही, जिसके बाद ये लोग गुलाब यादव को अपना निशाना बनाए और एक सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या कर दी, गला काटकर हत्या कर दी और सर को जमीन के नीचे गाड़ दिया और जबकि धड़ को होलिका दहन में जला दिया। जी, और संजय, तांत्रिक को लेकर क्या अपडेट है? क्या पुलिस अब तक उसको पकड़ पाई है, कुछ उसके बारे में जानकारी जुटा पाई है? जैसा कि हमारी जिले के एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सिर्फ एकमात्र और आरोपी है जो रामाश्री श्रीकियासन है, जो प्रमुख आरोपी है इस मामले का, उसको गिरफ्तार करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार करने का उन्होंने दावा भी किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर बीपीएससी परीक्षा को लेकर है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर कोर्ट के फैसले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही कहा कि छात्रों के मुद्दे पर अब अंतिम लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। रिएक्शन उनका सुनते हैं। न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है। उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी ही सुनाएगी। न्यायालय ने राहत नहीं दी है तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। सबको देश में जो भी इस देश की संविधान, यहाँ की व्यवस्था में जिसका यकीन है उसको न्यायालय का निर्णय मानना पड़ेगा, तो हम लोग भी मानेंगे उस निर्णय को। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने को लेकर घूस लेने का मामला देखने को मिला है। पर सोनी कपूर पंचायत के रोजगार सेवक बसंत झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बसंत झा दलालों के साथ मिलकर रिश्वत का हिसाब लेते दिखाई दे रहा है। डीएम ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही डीएम ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालय में कोई प्राइवेट आदमी काम ना करे। लोगों से मांगता है, उस पर हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई करी है। अभी हमने जेल भी भेजा है लोगों को। 2 व्यक्ति हमारे यहाँ पे जेल गए हैं, आपको जानकारी होगी। एक यहाँ पे कलेक्ट्रेट में व्यक्ति, निजी व्यक्ति बनकर किसी नेपाल के व्यक्ति से कुछ राशि मांग रहा था, उसको जेल भेजा गया है। और अभी इसके अलावा रामगढ़वा में भी जेल भेजा, रिछोड़ा में भी जेल भेजा गया है, तो अभी ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा गया है। और वहीं शेखपुरा पुलिस फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के नए नए तरीके निकाल रही है। पुलिस वारंटधारी अपराधियों के घर तक बैंड बाजे के साथ पहुंचकर इश्तिहार चिपका रही है। पुलिस प्रशासन का ये प्रयास अपराध नियंत्रण की दिशा में एक नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपराधियों को शर्मिंदा कर उन्हें सही राह पर लाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। जिला में काफ़ी संख्या में वारंट, इश्तिहार एवं कुर्की लंबित है। उन सभी इश्तिहार और कुर्की को तामीला करवाने हेतु, अपराधियों की जो फिरार अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और प्रतिदिन जो हमारे लंबित वारंट है उसका निष्पादन भी किया जा रहा है। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। आरोप यह है कि नौलखा निवासी अमित, सुमित, सन्नी और राजा ने मिलकर यह काम किया है। बाजार समिति के गोदाम में मजदूर खटाने के विवाद में पीयूष यादव को इन लोगों ने गोली मारी है। कासिम बाजार थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पहले पीयूष के पिता पन्ना लाल यादव और चाचा राजा राम यादव गोदाम में मजदूर खटाते थे। पिछले 6 माह से अमित और सुमित जबरन मेट बनकर मजदूर खटाते थे। अमित और सुमित ने पीयूष को शनिवार को गोदाम के आसपास नहीं आने की धमकी दी थी और उसके बाद देखिए ये घटना सामने आई है।
और इधर 1 अप्रैल से 4 दिवसीय लोक आस्था के चैती छठ महापर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर नालंदा के सूर्य नगरी बड़गांव छठ घाट पर छठ व्रतियों के लिए चूल्हा बनाने का काम भी हो रहा है, ताकि इस पर छठ व्रती महाप्रसाद अपना बना सकें। चूल्हा बना रही महिला से बात की है संवाददाता अभिषेक कुमार ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ पर्व 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जो है यहाँ के जो है स्थानीय लोग वो चूल्हा बनाने का काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर बड़गांव छठ घाट पर जो है चूल्हा बनाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बता दें कि छठ पर्व को लेकर जो है यहाँ देश भर के कोने कोने से जो है छठ व्रती यहाँ पहुँचते हैं और 3 दिनों तक जो है 4 दिनों तक रहकर यहाँ छठ व्रत करते हैं, जिसको लेकर जो है यहाँ छठ व्रतियों की सुविधा के लिए जो है यहाँ पर चूल्हा बनाने का काम किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ स्थानीय महिलाएं हैं जो है यहाँ लगातार जो है चूल्हा बनाने के काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है यहाँ छठ व्रती जब हजारों की संख्या में पहुँचते हैं तो उन्हें खरना का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा का जरूरत पड़ता है, और उसी चूल्हा को जो है यहाँ पर छठ व्रतियों की उपलब्ध कराने के लिए जो है लगातार जो है यहाँ पर चूल्हा बनाने का काम कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है यहाँ पर चूल्हा बनाया जा रहा है, और खास करके यहाँ पर महिलाएं, उनसे जानेंगे कि छठ माता का चूल्हा 3 दिन के मेला लगता है, प्रसाद बनाने के लिए बना रहे हैं आप। सेवा उनको करते हैं छठ माता की। तो कितना संख्या में चूल्हा बना रही है? हम माने करीब 50-80-90 चूल्हा बनाए होंगे। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ छठ व्रतियों के लिए जो है यहाँ पर चूल्हा बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि छठ व्रती माताओं के लिए जो है ये चूल्हा बनाया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब बात मौसम के मिजाज की करते हैं। बिहार के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मार्च के महीने में ही राज्य के तापमान में काफी इजाफा देखा जा रहा है। बीते दिन यानी कि 29 मार्च को भी पटना सहित बिहार के कई जिलों में तेज धूप निकल रही है। गर्म हवाओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो अब गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होगा। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम आपको पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है। और राजधानी पटना सहित बिहार के लगभग 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पे तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और अभी अप्रैल का महीना भी नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार गर्मी का सितम कैसा ढाने वाला है। चूंकि अभी पछुआ हवा के कारण गर्मी का असर देखा जा रहा है और अगर आप बात कीजिएगा तो न्यूनतम तापमान भी अधिक रहने की संभावना है, जिसकी वजह से भी गर्मी का असर और देखा जा सकता है। और खासकर जो पछुआ हवा चल रही है इसके वजह से भी गर्मी का एहसास हो रहा है और काफ़ी तेज हवा, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो और गर्मी को बढ़ा रहा है। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर गर्मी का असर और भी बढ़ सकता है और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। जाहिर सी बात है अभी अप्रैल मई का महीना बाकी है, जून का महीना बाकी है, लेकिन उसके पहले मार्च महीने में इतनी गर्मी इसके पहले बहुत साल पहले पड़ी थी। और मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी गर्मी का असर इस बार और भी देखने को मिल सकता है। इस बार ठंड भी काफ़ी कम पड़ी थी, जिसकी वजह से भी इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। और इस वक्त मार्च, आज 29 मार्च है और अप्रैल का महीना भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का असर देखने को मिल रहा है उससे साफ है कि इस साल बिहार वासियों को गर्मी का सितम कुछ ज़्यादा ही झेलना पड़ सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब एक जरूरी खबर जो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, भविष्य भारत का है और राइजिंग भारत समिट 2025 वो जगह जहां ग्लोबल लीडर्स और विजनरी आपको दिखाएंगे आगे बढ़ने का रास्ता। मिलिए परप्लेक्सिटी के को फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास से, जो दुनिया भर में एआई की मदद से बदल रहे हैं दुनिया को, नॉलेज सर्च का तरीका। साथ ही मिलिए वायोनिक्स बायोसाइंस के सीईओ, जाने माने रिसर्चर, एंटरप्रेन्योर और लेखक विवेक वाधो से, जो बताएंगे कि भारत कैसे एआई, साइंस और इनोवेशन में लगा सकता है बड़ी छलांग। जरूर आए 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में, बने इस खास इवेंट का हिस्सा जहां नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। अपने पास आप बुक कर सकते हैं अभी www.news18future.com राइजिंग भारत समिट।
और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।